नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होना है। करीबन 56,000 करोड़ का बजट आज त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इस कार्यकाल का आखिरी बजट त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी। तो उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होना है। करीबन 56,000 करोड़ का बजट है जिसको आज त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है जो त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। अब जाहिर बात है कि लोगों की निगाहें इस बजट पर लगी हुई हैं क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है और ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार त्रिवेंद्र सरकार ये जो बजट पेश करती है उसमें इस बजट के पिटारे से उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वैसी कौन सी घोषणाएं हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो सौगात के तौर पर आज उत्तराखंड वासियों को मिलेंगी इस बजट के माध्यम से। तो वहीं बजट से पहले त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक भी जारी है। गैरसैंण में यह बैठक आपको बता दें कि चल रही है। इसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सरकार का 5वां बजट कई मायनों में बेहद खास भी है। तो गैरसैंण में आपको बता दें, हालांकि यह औपचारिकता होती है क्योंकि बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी इस बजट को दी जाती है और बजट प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए अब यह बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि 4 बजे से यह बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। तो गैरसैंण में इसको लेकर के बैठक चल रही है जिसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी और उसके बाद 4 बजे ये बजट त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाना है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि यह अंतिम बजट है सरकार का, इस कार्यकाल का, और इसके बाद चुनाव में जाना है सरकार को। तो इसलिए लोक लुभावन बजट, ऐसी उम्मीदें लोग कर रही हैं। प्रदेश की जनता राहत की उम्मीद भी लगाए बैठी है और देखना यह है कि राहत के नाम पर इस बार उत्तराखंड वासियों को इस बजट के माध्यम से क्या सौगात दी जाती हैं। गैरसैंण में यह बैठक अभी फिलहाल चल रही है और इस बैठक के समाप्ति के बाद तुरंत विधानसभा का रुख मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद फिर बजट पेश होगा। और बजट के ऊपर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस बार के बजट के अंदर किन बातों का जिक्र होता है। इस बजट में क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको पेश करते समय इस बार त्रिवेंद्र सरकार ख्याल रखने वाली है। उत्तराखंड वासियों के लिए क्या सौगात रहती हैं इस बैठक के अंदर, अभी भी इस पर चर्चा। और उसके बाद आगे ये बजट जब पेश होगा, जब पिटारा खुलेगा, तो उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ रहने वाला है। बजट से पहले त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक, जो कि एक औपचारिक बैठक होती है, वो अब शुरू हो चुकी है और 4 बजे से जो जानकारी मिल रही है, ये बजट पेश किया जाना है। महत्वपूर्ण है कई लिहाज से भी, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सरकार इसके बाद अब चुनावों में जाएगी। इसलिए अमूमन देखा यह जाता है कि चुनाव से पहले जो अंतिम बजट होता है वो लोक लुभावन, और ऐसे में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस बजट के माध्यम से हो सकते हैं। कुछ ऐसी घोषणाएं इस बजट के माध्यम से की जानी है और देखना यह है कि इन सब को साधते हुए इस बार त्रिवेंद्र सरकार इस बजट को कैसे पेश करती है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह भी है चूंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित है, सरकारी खजाने पर जो कलेक्शंस हैं वो कम हैं, तो ऐसे में जो बड़ी घोषणाएं हैं उसको कैसे किया जाएगा, फंड की व्यवस्था कहां से होगी, लोक लुभावन अगर घोषणाएं होती हैं तो उसके लिए फंड कहां से आएगा, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखना यह है कि आज इस बजट के माध्यम से त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड वासियों को क्या सौगात देने वाली है। जो जानकारी मिली है, तकरीबन 56,000 करोड़ का यह बजट होने वाला है, जो जानकारी मिल रही है। और इस कार्यकाल का आखिरी बजट ये त्रिवेंद्र रावत की सरकार पेश करेगी और इस बजट के माध्यम से निश्चित तौर पर जनता को राहत देने की भी उम्मीद होगी, क्योंकि इस समय जनता कोरोना की वजह से और उसके बाद मंद पड़ी अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित है और जनता महंगाई से भी इस समय जूझ रही है। तो ऐसे में राहत के नाम पर आम आदमी के लिए क्या आज इस बजट से निकलता है, गुंजाइश क्या हो सकती है इस बजट में, ये दब देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सबकी निगाहें इस बजट के ऊपर लगी हुई हैं और आज इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड वासियों के लिए क्या सौगातें मिलने वाली हैं, ये भी देखना होगा। तो कैबिनेट बैठक, प्रस्तावों को मंजूरी और उसके बाद बजट की शुरुआत होगी। बजट जब पढ़ना शुरू किया जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होगी कि घोषणाएं क्या हैं इस बार इस बजट के अंदर।
और चलिए अब चर्चा भी करते हैं। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज अष्टवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज अष्टवाल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज अष्टवाल जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि आज अभी बजट पेश होना है। 4 बजे के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी कि इस बजट के अंदर है क्या। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे इसको आप देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और क्या उम्मीद है कि उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ राहत या कुछ बड़ी घोषणाएं इस बजट के अंदर हो सकती हैं? मनोज अष्टवाल जी। देखिए, 56,900 करोड़ का ये इसमें बजट पेश होगा 4 बजे के बाद। ठीक 4 बजे वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट अभिभाषण पढ़ेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी साल है उत्तराखंड के लिए, तो इसमें लोक लुभावन बजट इसको कहा जा सकता है। जहां तक मेरा मानना है, इस बजट के पिटारे में ये दूसरा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी पिछले बजट सत्र में ही इस घोषित किया गया था घर्षण को, और इस बार ये दूसरी बार इसी दिन पे ये बजट पेश हो रहा है, ये अलग बात है। दूसरा ये है कि हो सकता पिछली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई थी, हो न हो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह इस बार घोषणाओं में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दे, ऐसा लोग यहाँ के आम जनमानस का मानना है। अब बजट पटल पे आने के बाद ही पता लगेगा कि उस पिटारे में क्या क्या है, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए यह बजट लोक लुभावन होगा, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव इस साल में ये आखिरी बजट भी है इस सरकार का। तो स्वाभाविक तौर पे ये जो बजट होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, और स्वाभाविक तौर पे राज्य सरकार भी ये चाहेगी कि इससे वो जनता को कितना लुभा पाएंगे उसका भी ध्यान रखा गया। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा जी, बजट पेश होना है 4 बजे, मुख्यमंत्री इस बजट को पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री, लेकिन क्या उम्मीद आप कर रही हैं? क्या लग रहा है कि कुछ घोषणाएं या कुछ राहत की उम्मीद अभी उत्तराखंड वासियों को इस बजट से हो सकती है? कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जब भी जिस भी साल बजट पेश होता है, हर साल बजट पेश होता है, जनता उम्मीदें लगाकर बैठती है। और एज ए महिला अगर मैं बोलूं तो मुझे भी उम्मीद है कि सरकार जो बजट लेकर आएगी उसमें विशेष रूप से महिलाओं का कुछ न कुछ जरूर ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं की जो रसोई इतनी महंगी हो चुकी है, गैस इतनी महंगी हो चुकी है, क्या सरकार अपने वैट में कुछ कटौती करके अपने जो तेल हमारा पेट्रोलियम है उसका महंगा हो चुका है, पेट्रोल और डीजल, क्या उसमें वैट करके आम जनता को, आम लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी, ये मेरा मतलब नजर है इस बजट के ऊपर। दूसरा, खास तौर पर जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके रोजगार को लेकर, और जो हमारे विशेष उसमें आत्मनिर्भर भारत के जो हमारा नारा लगातार चल रहा है उसको लेकर नए बच्चों के लिए, नए जो हमारे बेरोजगार युवा बच्चे हैं उनके लिए सरकार क्या लेकर आती है इस बजट में, तो ये पूरी नजर हमारी इस बजट के ऊपर है कि कैसे वो उपयोग करते हैं। तो खासतौर से इसमें जो ये कोरोना काल जो चल रहा है और जनता, बहुत सारी जनता खासतौर उत्तराखंड की अपनी नौकरी मतलब खो चुकी है। जो हमारे बच्चे दिल्ली जॉब करते थे, वहां से उनकी नौकरी छोड़कर वो वापस आए हैं। अभी भी गाँव में बहुत बच्चे हैं, जो युवा हैं, लोग हैं, जो इस समय सरकार से वो आशा कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी घोषणाएं करें कि उनका जो जीवन यापन है वो सही हो, और जो वो छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं वो सुगम हो उनका रोजगार। सरकार की तरफ से तरह की योजनाएं आनी चाहिए खासतौर पर। तो युवा और महिला, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आशा इस समय ये दोनों वर्ग सरकार के बजट से करते हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सरकार इन बजट में इन लोगों के लिए खासतौर पर कुछ न कुछ प्रावधान लेकर आए। चलिए, इस बीच जीतराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। जीतराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जीतराम जी, 4 बजे ये बजट पेश होना है, कुछ उम्मीद है? आपको लग रहा है कि इस बार कुछ जनता को राहत के तौर पर पिटारे से कुछ निकल सकता है? जीतराम जी, जो भारतीय जनता पार्टी का ये बजट 5वां बजट है और लास्ट बजट है, जो उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य है, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट का जो इनके पास ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का 65 to 70% तो इनका सैलरी एंड वेजेस पे जाता है, और रिमेनिंग 30% जो है इनका जो बजट का है वो डेवलपमेंट के लिए है। और डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस इनके पास है, जो इस समय स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और बेरोजगारी है। ये जो मुद्दे हैं इस समय, जो बेरोजगारी, कोविड-19 के कारण जो हमारे प्रवासी जी
चलिए जीतराम जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपका रुख करूंगा। बेरोजगारी का जो आलम है उत्तराखंड में, वो बेरोजगार कर रहा है। जो जनता कि हमारा विकास हो, सड़क की ठीक नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लिए भवन नहीं है, तो आपके एक एक कमरे में शिक्षा स्कूलें चल रहे, कॉलेजेस चल रहे हैं, खोल तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो वो जो सुविधाएं का जो आवश्यकता है इस बजट में, वो कितना कर पाते हैं इस बजट में, वो देखने की बात है। इनका बजट किस तरह से आता है, किस तरह से जनता को सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से वो विकास की योजनाओं को लाते, धरातल पे ला, ये देखना कि मैंने बताया कि 65 से 70% तो सैलरी एंड वेजेस पे है, 30% जब उल्टा होना चाहिए, 65 से 70% तो आपका डेवलपमेंट पे होना चाहिए और 35 जो है वो आपका सैलरी एंड वेजेस पे जाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड का ये है, इनमें जो महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय है, जो आपके पेट्रोल और डीजल के दाम है, मार्केट में जो आपका गैस के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, जनता परेशान है, त्रस्त है। तो उसको कैसे ये मीट आउट करते हैं, ये कैसे ये बजट में उसका प्रावधान करते हैं, कैसे लोगों को राहत देते हैं, ये देखने की बात होगी इनके कि कैसे ये बजट को अपना प्रस्तुत करते हैं। चलिए मनोज अष्टवाल जी, बात आपने सुनी है, चाहे जीतराम जी की बात सुने या उमा जी की बात सुने, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, चुनौती यह है इस समय कि जनता को राहत देना, और सवाल इस बात का है कि कोरोना के इफेक्ट से जब पूरी देश की इकॉनमी हम लोग देख रहे हैं प्रभावित हैं, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के अंदर भी स्थितियां वैसी हैं। क्या ये एक बड़ा चैलेंज है और आपको लग रहा है इसलिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि कोई बड़ी घोषणा या राहत के तौर पर कुछ बहुत बड़ा जनता को इस बार मिले? क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है इस बजट के अंदर? मनोज जी। जी बिल्कुल, इस बजट में जनता को उम्मीदें तो होंगी, लेकिन कम मेहनती ये उम्मीदें जगाने वाला बजट होगा, क्योंकि पूरा साल भी नहीं है इस बजट को खर्च करें। पिछला ही जो बजट है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने जो मॉनिटरिंग की थी अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में, इससे लगा कि कहीं कहीं तो 50% बजट भी ये खर्च नहीं कर पाए थे, घोषणाओं का ही खर्च नहीं कर पाई थी सरकार के ये जो नुमाइंदे हैं। विधायकों के पास जवाबदेही ही बनती है इस बार, जनता शायद विधायकों को आड़े हाथ भी लेगी। और साथ में ये कहना बड़ा सरल नहीं होगा कि ये बजट पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में वैसे ही बंटेगा, बराबर में बंटेगा। आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है इन 20 सालों में, 60% बजट देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये तराई क्षेत्र में बढ़ता रहा है। पहाड़ों के नसीब में जो 10 जिले हैं, उनके नसीब में हमेशा 40% बजट रहा है। इस बार हो सकता है कि ये सरकार रियायत करे और पहाड़ों की तरफ चढ़े, जैसे इस बार सोचा भी है। पिछले साल से ये अपने त्रिवेंद्र सरकार पहाड़ों की तरफ रुख कर रही है, पहाड़ में रुझान पैदा कर रही है। पहाड़ में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ ये कोरोना काल में, उसको लेके भी एक चिंता होगी कि इस रिवर्स माइग्रेशन में जो लोगों का जनाक्रोश था, उसको कैसे ढकाया जाए, उसको कैसे छुपाया जाए, उसको कैसे लुभाया जाए, ये सारी बातें इस समय मस्तिष्क पटल पर होंगी राज्य सरकार के और त्रिवेंद्र सिंह सरकार के, मेरा ये मानना है। चलिए, इस बीच दिलीप यशवर्धन जी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शायद दिलीप जी तक मेरी, चलिए दिलीप जी, ऑडियो आपको मेरी मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी मुझे? जी जी जी। दिलीप जी, चैलेंजेस हैं इस बार त्रिवेंद्र सरकार के सामने, और कैसा उम्मीद आप कर रहे हैं इस बार का बजट रहने वाला है? देखिए आयुष जी, अगर मैं जो अन्य स्टेट्स के और यूनियन बजट्स को थोड़ा सा रेफरेंस में लूं, हालांकि हर स्टेट का बजट अपना अलग होता है, लेकिन सरकार वही है, पार्टी वही है, तो मुझे लगता है कि बजट का रंग रूप भी वैसा ही होगा। मैं हर बार बजट में एक सवाल जरूर खड़ा करता हूं कि बजट में जब भी सरकार प्रस्तुति देती है तो वह एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बहुत सारे रास्ते बताती है कि हम इस प्रोजेक्ट पर ये खर्चा करेंगे, गरीबों को ये देंगे, इनको वो देंगे, इनको वो देंगे। उसमें एक तो आम जनता के लिए, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कोई भी राहत कभी भी नहीं आती है। दूसरा, जो सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, उसके नए रास्ते नहीं खोले जाते हैं। जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा स्टेट है,
तो पर्यावरण को डेवलप अगर वहां और अच्छे तरीके से किया जाए, और ये जो आपदाएं कभी कभी आ जाती हैं जो बड़ी खतरनाक होती हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी जो आपदा आई थी, उसके 2-3 साल कुछ सालों पहले भी आपदा आई थी, इन आपदाओं से कैसे निपटा जाएगा इस बात को लेकर के भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं ये रिपीट हो रही हैं, और अगर ये रिपीट होती रहेंगी तो टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा। तो सरकार को, इस सरकार जो उत्तराखंड की सरकार है उसके पास टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बैंक है, बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। टूरिज्म को सेव करने के लिए, टूरिज्म को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर इस बजट में कुछ नई स्कीमें लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि ये बजट बहुत अच्छा होगा। अगर आप हेड्स की शिफ्टिंग कर देंगे और सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही रहेगा और आप नए एवेन्यूज पर ध्यान नहीं देंगे तो बजट एक रूटीन बजट कहलाएगा, कुछ नया नहीं कहलाएगा उसके हिसाब से। लेकिन दिलीप जी उम्मीद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट है वो तो दिख रहा है देश की इकोनॉमी के ऊपर, जब उसका असर है तो फिर उत्तराखंड तो उससे अछूता हो नहीं सकता। आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करना, इस पर फोकस होना चाहिए, चुनावों में भी तो जाना है ना। क्या उम्मीद कुछ कर सकते हैं या लग रहा है कि बस शिफ्टिंग ही होगी, पुराने मद से हटाकर किसी नए मद में ये लगेगा कि हाँ इनके लिए कर दिया, या कुछ उम्मीद बाकी है? अभी मैनेजमेंट वो दिख रहा है क्या दिलीप जी? आयुष जी, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि देश की इकोनॉमी पे फर्क आया है इस कोरोना काल में, लेकिन जो सरकार का खजाना है उस पर कोई फर्क नहीं आया है। आप टैक्सेशन देखिए, जो टैक्स का कलेक्शन था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स का कलेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और बाकी सोर्सेस से भी पैसा आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो सरकार के खजाने पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, इस इकोनॉमी के डाउन होने की, महंगाई की मार हमारे और आपके ऊपर जरूर पड़ रही है, आम जनता के ऊपर जरूर पड़ रही है। जो निचला स्तर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो सरकार की तरफ से फ्री राशन, फ्री पैसा, फ्री स्कीमें, सारी चीजें मिल रही हैं। जो मिडिल क्लास है ये टैक्सेशन दे रहा है, डायरेक्ट भी दे रहा है, इनडायरेक्ट भी दे रहा है, और इसको चवन्नी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो नीचे का तबका है वो ले 100% रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा है। डायरेक्ट टैक्स के नाम पे तो कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में उसका कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है, आप देखिए कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन हमसे बढ़ता जा रहा है, जबकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रही है। बड़ा 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 पॉजिटिव रिलेशन है दोनों चीजों में, क्योंकि महंगाई बढ़ने से भले ही बिजनेस क्लोज डाउन हो रहे हो, भले ही नौकरियां जा रही हो, लेकिन वो जो महंगाई के बढ़ने से टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी में सरकार के कलेक्शन पे, सरकार के एक्सचेकर पर कोई फर्क नहीं है। हमारे, आपके और आम जनता के ऊपर जरूर फर्क है इस बात का। ठीक है। उमा सिसोदिया जी, उम्मीद अभी कुछ बरकरार है क्या, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो बात अभी दिलीप जी ने कही कि एक तो पहले वाला अगर हम लोग तुलना करें तो वही अभी कुछ फंड्स ऐसे थे कि जो कि पूरी तरीके से खर्च नहीं हुए, लेकिन क्या इस बार कुछ उम्मीद अभी आपको बरकरार है, या हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से ऑलवेज जो एक पैटर्न पर होता है उसी तरीके का कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि महंगाई का जिक्र यहाँ सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद है कि सरकार इस ओर कोई कदम बढ़ाएगी इस बजट के अंदर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 23%, जबकि हमारे यहाँ 23 बेरोजगारी के साथ हम लोग नंबर हैं, उनको हमारी जो माइनस में अभी जो सर्वे आया है उसमें वो हमारे उत्तराखंड के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मतलब नाकारा सदी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से 4 साल से सरकार लगातार चल रही है, घिसट रही है और एक बीमारू राज्य हमारे उत्तराखंड हो चुका है, तो मैं इस 5 साल में मुख्यमंत्री जी के विजन से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि वो 5 साल में उत्तराखंड का कायाकल्प वो कर देंगे। वो लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं, लगातार वहां से बजट लेकर आ रहे हैं। और मेरा प्रश्न सिर्फ ये है मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछले 4 साल से यहाँ सत्तासीन हैं, तो आप ये बजट पहले क्यों नहीं लेकर आए? ये दिल्ली दौड़ जो है आपकी पहले क्यों नहीं हुई? और दूसरा, आप जो लगातार डेली नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नई नई लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाएं आपको पहले साल में कर देनी चाहिए थी, ताकि अब 4 साल में वो घोषणाएं आपकी पूरी होकर ग्राउंड पर आ चुकी होती, जनता के सामने आ चुकी होती, धरातल पर आ चुकी होती, तो जनता को कुछ योजनाओं से कुछ फायदा मिलता। तो मुझे लगता है कि इस बजट में भी ऐसा कोई बहुत आमूल परिवर्तन नहीं होने वाला है।
कुछ ऐसा कहते थे ना, विस्फोट नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा अलादीन का चिराग नहीं निकलने वाला है कि उत्तराखंड की किस्मत को हमारे मुख्यमंत्री जी बदल देंगे। ये ऐसा ही बजट होगा कि जैसा हर साल से होता आया है, और इस बजट में जो भी कुछ प्रावधान होंगे मुझे मालूम है वो धरातल पर उतरने वाले नहीं है। फिर भी एक आम जनता, एक आम नागरिक होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करती हूँ कि इस बार शायद वो कुछ बेटर करें, इस बार शायद वो कुछ सही करें। और जो उनका अमला है नीचे, बड़े बड़े अफसरान का जो अमला यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे सचिवालय से, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस अमले से तो कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आ पाए। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य यही रहा कि हमारे यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है, और हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री गण यहाँ पर होते हैं वो उतने विजनरी नहीं है कि उस ब्यूरोक्रेसी से, उस ब्यूरोक्रेट से, उन पीसीएस ऑफिसर से बहुत बेहतरीन चीजें निकलवा पाए, उत्तराखंड के काम आ पाए। ठीक है। अब मनोज जी मुझे एक चीज और समझाइए, क्योंकि ये बार बार जो बात फंड की आ रही है कि वो फंड जनरेट होगा कहां से, और दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जो बात कही गई कि जो पिछले फंड थे वही अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो पूरी तरह से खर्च नहीं हुए हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है, और जो बात दिलीप जी अभी कह रहे थे कि फंड की कोई कमी अगर हम लोग देखें तो है नहीं। क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि कोई राहत मिल सकती है जनता को, कम से कम फौरी ही तौर पर कोई राहत मिल जाए इस महंगाई को लेकर के, इस बजट के अंदर कुछ राहत की उम्मीद? मनोज जी। मनोज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मनोज जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जीतराम जी, चूंकि अभी आपने ये कहा कि जो रेवेन्यू है या जो आता है उसमें विकास के नाम पर सिर्फ 30% खर्च होता है, वेजेस के नाम पर या फिर जो तनख्वाहें जाती हैं उस पर 70% खर्च हो जाता है। रेवेन्यू जनरेट का सोर्स और क्या होना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो हर 5-5 साल बाद सत्ता बदलती है, आप लोग भी तो सत्ता में रहे, कैसे मैनेज होता था ये? क्योंकि ऐसा तो नहीं किसी सरकार में 70% और 30% वाला आंकड़ा आ गया होगा। 2016 में जब कांग्रेस का लास्ट बजट हुआ था तो उस समय लगभग 40,000 करोड़ का बजट था प्रदेश का, और उस समय जो हमने मैनेज किया था वो बाह्य सहायता योजनाएं जो आती है, हमारी नाबार्ड से आती है, वर्ल्ड बैंक से आता है, यूडीपीआई से आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है, तो जो बाहरी रिसोर्सेज थे वो हम लोगों ने उसमें मेहनत की थी कि ताकि हमारे जो संसाधन, बाहरी संसाधन है वो अधिक से अधिक आ सके ताकि विकास पे खर्चा हो सके। और आज जो है वो 40 करोड़ से 4 साल में जो है, 5वें साल में जो है 58 करोड़ के लगभग बजट जा चुका है। और ये 57-58 करोड़ का जो बजट आएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रेवेन्यू के इनने संसाधन नहीं बढ़ाए, जो कि 4-5 साल में रेवेन्यू के संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए थे। रेवेन्यू का जो कहां से अर्निंग आनी चाहिए थे, इनके पास दो तीन ही है, जो खनन वाला है और चलिए जीतराम जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक फिलहाल अभी समाप्त हो गई है। बैठक में बजट को मंजूरी मिली है और अब ये बजट पेश किया जाएगा विधानसभा के अंदर थोड़ी ही देर में। बस अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने वाले हैं, तकरीबन 57,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है, जो जानकारी मिल रही है। और अब चूंकि अब ये जो आंकड़ा आ रहा है, इसलिए लोगों को थोड़ी उम्मीद है कि शायद राहत के नाम पर इस बजट के अंदर जनता को कुछ राहत के तौर पर दिया जाए। और अब देखना यह है कि जब ये बजट पेश किया जाता है तो आज त्रिवेंद्र रावत क्या घोषणाएं इस बजट के माध्यम से करते हैं। तो भारी भरकम बजट, लोगों को इससे काफी उम्मीद है और अब से थोड़ी ही देर बाद ये बजट पेश होने वाला है। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।